प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, विचित्र विचित्र कहानियां इस संसार में भरी पड़ी है। आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि आपने कभी सुनी नहीं है। एक राजपुत्र जो कि अत्यंत बुद्धिमान था और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता था, क्योंकि सरस्वती की असीम अनुकंपा होने के साथ साथ उसका ऐसा मन होता था कि दुनिया में जितना ज्ञान है मुझे प्राप्त हो जाए। जितना ज्यादा ज्ञानी था उतना ही ज्यादा विनम्र स्वभाव का भी था, बहुत सरल था। उसके राज्य में लोगों को यह पता था कि राजकुमार ज्ञान पिपासु है, ज्ञान का प्यासा है। कोई भी उसे अच्छी बात किसी से लगती तो मुंह मांगा उसे इनाम दे देता था और उससे वो कला सीख लेता था। एक बार महामंत्री ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, राजकुमार इस तरह खजाने को लुटाते रहे तो खजाना धीरे धीरे खाली हो जाएगा और राजकुमार की ज्ञान पिपासु की ये चर्चा सिर्फ उन्हीं के देश में नहीं विदेशों में भी व्याप्त हो चुकी थी। तो लोग दूर दूर से आते और अपने पास जो कुछ ज्ञान का खजाना है राजकुमार को देने की कोशिश करते और राजकुमार भी मुक्त हस्त से उनको लुटाते जा रहा था। एक दिन जब महामंत्री ने राजा के सामने ये बात रखी तो राजा ने देखा कि वाकई में महामंत्री सही कह रहे हैं। भला प्रजा की मेहनत की कमाई जो टैक्स के रूप में हमारे पास आती है, मेरा बेटा मुक्त हस्त से उसे लुटा देता है, ये ठीक नहीं। आखिर राजकुमार का लेखा जोखा मंगाया। महीने भर में राजकुमार कितना धन लुटाता है और किस किस को देता है, तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं एक महीने में राजकुमार लुटा देता था। राजा को बड़ी चिंता हुई, पर राजा ने कठोर निर्णय कर लिया कि आज राजकुमार जैसे ही शिकार खेल के लौटेगा उसे मेरा ये आदेश पत्र दे देना। आदेश क्या था? आदेश था देश निकाला। वो देश में नहीं रह सकता था। इतना कठोर निर्णय राजा ने ले लिया। उदास होकर जब घर पे आए अपने महल में तो महारानी ने पूछा, क्या बात है, आज उदास क्यों? तो राजा ने सब कुछ बता दिया कि मैंने तुम्हारे बेटे को, हमारे बेटे को देश निकालने का ऑर्डर दे दिया है। रानी मूर्छित हो गई। जैसे तैसे होश में आने के बाद अब हो भी क्या सकता था, राजा के स्वभाव को जानती थी। अभी विलंब था राजकुमार को शिकार से लौटने के लिए, तब तक रानी ने 3 बड़े लड्डू बनाए और तीनों लड्डुओं के अंदर 1-1 लाख के हीरे जवाहरात डाल दिए। स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात डाल के लड्डुओं को पैक कर दिया और कहा कि राजकुमार को रास्ते में भूख लगेगी तो कम से कम जाते जाते लड्डू तो खा लेगा। राजा के सामने उसने वो लड्डू बनाए, पर राजा को पता नहीं चलने दिया कि उसके अंदर स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ हीरे जवाहरात भी डाल दिए हैं। खैर, राजा ने सोचा कि ममत्व माँ का होता ही है, लड्डू ही तो दे रही है। क्योंकि रानी ने इतना ही कहा कि मैं उसको सवेरे नाश्ते के लिए 3 लड्डू तो दे सकती हूं ना। राजा ने मंजूरी दे दी थी। जैसे ही शाम को राजकुमार राजमहल लौटा तो दरबान ने उन्हें वहीं रोक दिया और कहा कि पहले आपके माताश्री ने, राजमाता ने ये लड्डू को दिए हैं और दूसरा आदेश पिताश्री का सुन लीजिए, आपको अब राजमहल में नहीं आना है।
आपको देश निकालने का ऑर्डर है, ये ऑर्डर पढ़ लीजिए। उसने देखा, हंसा और वापस घुड़शाला में गया, अपना पसंदीदा घोड़ा निकाला और वहां से निकल गया। उसने सोचा कि मैं रातों रात इस देश को छोड़ दूं, पर दिन भर की शिकार से राजकुमार थका हुआ था। पूरी रात चलने के बाद भी, घोड़े को सरपट दौड़ाने के बाद भी वो राजसीमा लांघ नहीं सका। दूसरे दिन भोर होने के बाद एक सुंदर राज्य के अंदर, उस सीमा के अंदर वो प्रवेश कर गया। देखा, सुंदर सा तालाब था और तालाब के स्वच्छ अच्छे निर्मल पानी में उसने सोचा कि क्यों नहीं डुबकी लगाई जाए और बाद में फिर मैं नाश्ता करूंगा। उसने अपना सारा सामान, घोड़ा एक पेड़ से बांधा, उधर रखा और निमज्जित हो गया तालाब के अंदर। स्नान पूजा वगैरह जो मंत्रों से याद थे, नित्य नियम के अनुसार उसने उन स्तोत्रों को स्मरण किया और बैठ गया कुछ खाने के लिए। टिफिन खोला तो उसमें 3 लड्डू थे। जैसे ही उसने पहला लड्डू तोड़ा, उसके अंदर हीरे, मानक, मोती और स्वर्ण मुद्राएं थे। विचक्षण बुद्धि का धनी था, समझ गया कि मां सचमुच में मेरा कितना ख्याल रखती है, परदेश में कहीं मुझे तकलीफ ना हो जाए, इसलिए उसने इतना सारा 1 लाख मूल्य के हीरे जवाहरात डाल दिए। दूसरा लड्डू तोड़ा, तीसरा लड्डू तोड़ा, इस तरह से 3 लाख के स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण पाकर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। पर जैसे ही एक लड्डू खाने के पश्चात बाकी के लड्डू वापस उसने बंद कर लिए। स्वर्ण मुद्राएं और आभूषण जो हीरे जवाहरात थे अपने एक पोटली बोलूंगा तो भी चलेगा, उस पोटली के अंदर उसने डाल दिया और पोटली को डोरी से ऐसा खींच लिया। एक तरह से पुराने जमाने के अंदर स्वर्ण मुद्राओं की थैली हुआ करती थी, उसको हम पोटली बोलते हैं। तो उसने उसमें पैक करके अपने कमरबंद के अंदर लटका दी और जाने लगा। रास्ते में एक व्यक्ति डुगडुगी पे जा रहा था और कह रहा था कि हमारे यहाँ पर अक्ल बेची जाती है, कोई अक्ल का खरीदार ही उसे खरीद सकता है। इसने सोचा कि अक्ल भी बेचने की चीज है क्या? पूछा कि क्या बात है? कि आपको पहले पेशगी के रूप में पैसा देना पड़ेगा, बाद में फिर आपको अक्ल दी जाएगी। उसने कहा अच्छा देखो तो सही, चलो मुझे ले चलो, कौन अक्ल बेच रहा है? वह व्यक्ति डुगडुगी बजाने वाला उसको उस महल के अंदर ले जाता है। महल सफेद पर्दों से सुसज्जित था और महल के भीतर एक वृद्ध जो कि 80 साल का बूढ़ा बैठा हुआ था। बाजू में एक तिजोरी रखी हुई थी। उसने कहा कि कौन हो तुम और क्या अक्ल खरीदना चाहते हो? इसने सोचा कि अभी 3 लाख का माल मेरे पास है, तो चलो पूछ लेता हूं कितने की अक्ल बेच रहा है। और वैसे भी राजकुमार ज्ञान पिपासु तो था ही, ज्ञान का कहीं से भी ज्ञान मिले तो हासिल करना चाहता था, उसके लिए तो मुंह मांगा इनाम दे देता था। अब उसके पास 3 लाख ही थे। उसने कहा मेरे पास 1 लाख की एक अक्ल है, बोलो मंजूर है? यदि मंजूर है तो पहले 1 लाख मुझे दे दीजिए। उसने जो पहले लड्डू में से हीरे, मानक, मोती और स्वर्ण मुद्राएं मिली थी वो दे दी। उस बूढ़े व्यक्ति ने अच्छी तरह से परख कर देख लिया कि 1 लाख के करीब करीब है। उसने तिजोरी में रख दी और कहा कि देखो भाई, 1000 काम भी हो जरूरी, वो छोड़कर कोई तुम्हें भोजन के लिए कह रहा है तो भोजन कर लेना, उसकी बात को ठुकराना नहीं, अन्न का निरादर मत करना, भोजन समय पे खा लेना, बाद में दूसरे का। उसने सोचा ये तो बहुत साधारण सी बात है, 1 लाख रुपया ले लिया इसने, पर कोई बात नहीं,
दोस्तों, पैसा देकर जो अक्ल आती है ना, वो कभी भी व्यक्ति विस्मृत नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता। उसने कहा कि चलो मुझे एक और अक्ल दे दीजिए। उसने और दूसरे लड्डू में से जो कुछ हीरे जवाहरात मानक मोती मिले थे वो सामने रख दिए। इस बार भी उस वृद्ध ने अच्छी तरह से परखे और रख दिए तिजोरी में। उसने कहा कि सुनो, किसी का तुम व्यभिचार देख लो, कोई कुकर्म कर रहा है वो देख लो, तो उसके ऊपर पर्दा डाल देना, उसका भेद मत खोलना, व्यभिचार के ऊपर पर्दा डाल देना। उसने कहा ये कुछ बात अच्छी है। उसने सोचा कि चलो एक और अक्ल दे दो, अब मेरे पास 1,00,000 रुपया और है। उस वृद्ध ने कहा कि ये अक्ल जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो दरअसल 1,00,000 की है, पर तुम सचमुच में ज्ञान के पिपासु हो, ये 1,00,000 की अक्ल मैं तुम्हें 1,00,000 में ही दे देता हूं। वृद्ध ने वापस वो हीरे जवाहरात तिजोरी में रखे और कहा कि जो कान का कच्चा है ऐसे व्यक्ति के पास नौकरी मत करना। उसने सोचा मुझे नौकरी की क्या जरूरत है, पर ठीक है, अच्छी बात। वहां से राजकुमार चल पड़ता है। सोचता है कि पहले सराय में रुक जाता हूं, इस शहर के अंदर थोड़ा घूम फिर के देखता हूं कहां क्या हो रहा है। सराय में रुक जाता है। सराय के बिल्कुल पतली सी गली रहती है और सामने दुकान रहती है एक सेठ की। सेठ की दुकान क्या कहूं, एक तरह से शोरूम ही होगा। बहुत सारे नौकर चाकर वहां पर काम करते हैं। सेठ जी बहुत कम आया करते थे, फिर भी दिन में एक बार चक्कर लगाते थे। मुनीम सभी से बराबर व्यवस्थित काम लेता था, इतना कि कुछ भी कोई सामने आमने बात भी होती थी तो सराय में जो भी बैठा है उसको आराम से सुनाई देती थी। और राजकुमार जो है विचक्षण बुद्धि का धनी तो था ही। एक बार भी कोई बात सुन लेता था, नाम सुन लेता था तो उसके दिमाग में फिट हो जाता था। एक पाठी था, एक बार पढ़ लिया दिमाग में आ गया, एक बार सुन लिया दिमाग में बैठ गई बात, एक बार देख लिया कभी भी विस्मृत नहीं होता था। मध्याह्न का समय एक दिन, क्योंकि यहां पे रहते रहते राजकुमार को 1 महीना हो गया था, और मध्याह्न के समय मुनीम जी दुकान बंद करके खाना खाने की छुट्टी सबको दे देता था और खुद भी चला जाता था। आधे 1 घंटे की छुट्टी मिलती थी, वापस सभी आ जाते थे। पर जो भी पहले आएगा चाबी एक ऐसे विशिष्ट स्थान पर मुनीम जी रख देते थे, सबको बता दिया था कि जो पहले आएगा पहले वो दुकान खोल लेगा। वैसे देखा जाए तो प्राय मुनीम ही पहले आते थे। एक बार एक दूर का व्यापारी जिससे कि लेन देन हमेशा होता था, वो अचानक 1 महीने पहले ही आया था, फिर 1 महीने के बाद अचानक उसी समय आया जिस समय मुनीम जी दुकान बंद करके चाबी दराज में डालकर चला गया था शटर के। इसे सब मालूम था, इसने सब देख लिया था, और इतने विचक्षण बुद्धिमत्ता के कारण से उसका सारा ध्यान था कहां क्या चल रहा है, क्या क्या माल है उनके दुकान के अंदर, इसे सब कुछ पता था। बही खातों का भी ढेर लगा हुआ था। मुनीम जी रोज हिसाब किताब करते थे, तो जो उसके अंडर में मुनीम था उसको भी वो सिखाते थे कि देखो यहाँ पर इस बही खाते में ये है, इस व्यापारी से इतना लेना है, इस व्यापारी को इतना देना है। जो भी बात करते थे ये आराम से सुनता था और अपने अपने काम में लगा रहता था। जब वो दूरस्थ का व्यापारी मध्याह्न के समय आया तो सीधा सेठ को लेकर आया और सेठ को कहा कि मेरा जो भी बकाया है मुझे बता दो, मैं आज देने का आया हूं, वो दे देता हूं और मुझे जल्दी जाना है। सेठ जब दुकान पर पहुंचे तो दुकान बंद थी। सेठ ने कहा अभी मुनीम का घर तो थोड़ा दूर है, कोई बात नहीं, मैं जाकर चाबी लाता हूं, और क्योंकि तुम्हारा बकाया बिना बही खाते में देखे मैं बता ही नहीं सकता हूं, तो मैं फटाफट जाता हूं,
तुम यहाँ छाव में रुको जब तक आता हूं। इतने में राजकुमार ने कहा कि सेठ जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शटर के उस कोने में चाबी रखी हुई है, वो निकाल लो और दुकान खोल लो। इसको लगा चाबी इसको पता है, जरूर मेरे शोरूम को इसने खोल के कुछ निकाल तो नहीं लिया। थोड़ा सहम गए सेठ जी। ये व्यापारी भी देखते ही रह गया कि सेठ को मालूम नहीं, उसको कैसे पता। पर हर रोज का ये था, समय पे खाना चाहिए, इसने मुनीम भी सबको छोड़ देता था और आधे घंटे की छुट्टी होती, वापस सभी आ जाते थे। मुनीम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए वो चाबी वहां रख के जाता था कि सब साथ में ही आएंगे, नहीं तो एक दो तो भी चाहिए। अकेले के भरोसे दुकान नहीं छोड़ सकते थे। सेठ ने दुकान खोली, सब व्यवस्थित था। अब सेठ एक के बाद एक बही खाते देखने लगे, पर कहीं पर भी, क्योंकि बही खातों के भी ढेर थे। राजकुमार ने कहा कि सेठ जी, 32 नंबर का बही खाता देखिए, उसमें 52 नंबर के पेज के ऊपर इन महाशय जी का अकाउंट है और इनके ऊपर अभी 2000 स्वर्ण मुद्राएं, ब्याज पकड़ा तो 2024 स्वर्ण मुद्राएं आज की तारीख में निकलते हैं। सेठ सोचने लगा, क्या बात कर रहा है ये शोरूम मेरा है या इसका है? और ये तो मुनीम भी नहीं बता सकता है इतनी एक्यूरेट अमाउंट। सेठ को डर लगने लगा। ढूंढा, 32 नंबर का वही बही खाता निकाला तो उसी पे 52 नंबर के पेज के ऊपर इन महाशय जी का अकाउंट था। अब सेठ को डरने लगने लगा। सोचने लगे, कहीं ये जादू टोना तो नहीं जानता है, कहीं दैविक विद्या तो नहीं जानता है। सेठ ने पैसे लिए, स्वर्ण मुद्राएं लिए और जाने दिया। वापस शटडाउन किया, चाबी वहीं पे रखी और सराय में इसके पास आया। वार्तालाप शुरू हुआ। वार्तालाप के दौरान सेठ समझ गया कि एक बहुत उच्च कोटि का विद्वान भी नजर आता है और घर घराने का है, अच्छे घर का है, अच्छे खानदान का है। उसने कहा कि भाई तुम नहीं, मैं अकेला ही हूं, सराय में रुका हुआ हूं, पर तुम ये कैसे जानते हो? तुमने बही खाते का, कौन से बही खाते में है, पेज भी बता दिया, ये कैसे? तुम कोई विद्याओं के जानकार हो क्या? कि नहीं, मैं एक बार जो सुन लेता हूं, एक बार जो देख लेता हूं, उसको विस्मृत नहीं कर पाता। ये मेरे अंदर खासियत है। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, समय व्यतीत कर रहा हूं, आपके इस शहर को घूम घूम कर देख रहा हूं और बचे हुए समय में आपकी दुकान मेरे सामने ही है, तो जो कुछ ये लोग बोलते हैं तो समझ में आ जाता है। तो एक काम करो, तुम मेरे वरिष्ठ मुनीम क्यों नहीं बन जाते? तुम्हें मैं तो मुंह मांगा पगार दूंगा। इसने सोचा कि चलो रुकना तो है ही, एक बार नौकरी भी करके देख लेते हैं। और सेठ के यहां पर वरिष्ठ मुनीम का पद इसे प्राप्त हो गया। अब सेठ ने सभी को बता दिया कि इस तरह से इसने बही खाता तक बता दिया, उस व्यापारी के ऊपर कितनी रकम बाकी ये तक बता दिया। सभी लोग जितने मुंह उतनी चर्चा। अरे ये तो बड़ा जोरदार है, जो बड़े मुनीम जी आए हैं, नए मुनीम जी आए हैं, ये तो बाबा खतरनाक है, तो पेट की बात भी जान जाते हैं। और 2 महीने के अंदर अंदर ही राजकुमार ने तो सेठ जी के ऐसे 10 शोरूम खड़े कर दिए अलग अलग जगह। बुद्धिमान तो था ही, सेठ बड़ा खुश हुआ। ये तो मैं जो नहीं कर पाया ये व्यक्ति ने कर दिया। सेठ आंख बीच के उनके ऊपर विश्वास करने लगे थे। एक दिन सेठ ने कहा कि मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। सेठ प्रतिदिन सिर्फ 2 घंटे के बजाय 5 घंटे आके बैठते थे इनके पास, ताकि ये भी कुछ सीख सके। राजकुमार ने कहा ठीक है, आप जाके आइए। इधर किसी कारणवश सेठ जी के महल में राजकुमार को जाना पड़ा। सेठ जी के महल में ऐसे कोई जाता नहीं था, पर सेठ जी का जो मुनीम था राजकुमार के पहले, उस मुनीम का और सेठानी का लफड़ा था। जैसे ही सेठ जी बाहर गांव गए, मालूम पड़ा तो ये मुनीम अभी तो सोच लिया कि तो बड़े मुनीम जी है ही, संभालने वाले, तो मेरी क्या जरूरत है, और अच्छा मौका है, जी भर के मस्ती करूंगा सेठानी के साथ में। और वो चला गया था। और इधर राजकुमार को भी काम पड़ा
अत्यावश्यक जो घर पे आना पड़ा। घर पे जैसे ही दरवाजा उसने धकेला, ये अपने रास लीला में मस्त थे, अचानक मन हुआ कि तलवार निकाल कर दोनों को समाप्त कर दूं। गुस्सा तो बहुत आया क्योंकि राजकुमार था, पर उसी समय याद आई, किसी का व्यभिचार देख लो तो उसके ऊपर पर्दा डाल देना। ये मैंने 1,00,000 रुपए में सीख खरीदी थी। नहीं, राजकुमार के कंधे के ऊपर जो शॉल थी, उसने शॉल खोली और इस तरह से फेंक दी दोनों के ऊपर और फटाक से वहां से निकल गए। जैसे ही शाल का स्पर्श हुआ, दोनों हड़बड़ा के उठे। अरे ये तो मुनीम जी, इन्होंने तो हमें देख लिया, अब क्या होगा। और सेठ जी तो इनकी बात को 1 सेकंड में मान जाएंगे, नहीं हमको तो मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि सेठ का वर्चस्व राजा तक था वहां के राज्य के, और छोटे मोटे न्याय सेठ जी खुद करते थे। सेठ जी को ऑर्डर था कि बाकी की समस्याएं तुम इधर ही समाप्त कर दिया करो, क्योंकि उनको पावर भी दे चुके थे, नगर सेठ थे। बड़े बड़े राजा के जो सामंत महंत जितने भी थे, पदाधिकारी मंत्री तक सेठ को प्रणाम करते थे। अब हमारी जान बड़ी आफत में आ गई है, हमें कोई बचा नहीं सकता। सेठानी घबराने लगी, कही कि तुम कुछ सोचो, क्या कर सकते अब। बहुत सोचने के बाद इस मुनीम ने कहा कि देखो, अच्छा हुआ ये शॉल हमारी तरफ फेंक के चला गया। अब तुम एक काम करना, जैसे ही सेठ जी कल आएंगे या रात को आएंगे तो कह देना कि तुम्हारे जाते ही ये जो तुमने नया मुनीम रखा है, ये मेरे पास आया और मेरी आबरू लूटने की कोशिश की। मैंने जबरदस्ती छीना झपटी में इनकी शॉल खींच ली है, आप इनको कड़ी से कड़ी सजा दो, वरना मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। बस क्रिया चरित्र बताना शुरू कर दो, शायद सेठ जी इसे खत्म करवा देंगे। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। पर ये मुनीम किसी को बोलेगा तो नहीं, अभी जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम ये करना। सेठानी ने कहा कि ठीक है, थोड़ी राहत मिली ये उपाय सुनकर। सेठ जी रात को घर पे आए। सेठानी का रो रो के हाल बुरा था, क्योंकि क्रिया चरित्र, स्त्रियश्च चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतः मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानता है, तो मनुष्य की क्या बात है, क्या मिसाल है। सेठ ने पूछा कि हुआ क्या है। सेठानी ने कहा, आपका जो नया मुनीम आया है अभी अभी 2-3 महीने पहले, जिसको आपने इतना सर पर चढ़ा रखा है, वो मेरी इज्जत लूटने के लिए आया था। सेठ को विश्वास नहीं, तुम्हें विश्वास क्यों होगा उसका, ये देखो ये शॉल पहचानो किसकी है ये, और यहां क्यों आया फिर वो। सेठ को लगा, हाँ ये शॉल तो मुनीम जी की, जिन्हें मैं मुंह मांगा पगार देता हूं, और उसकी इतनी घिनौनी हरकत, छोड़ूंगा नहीं उसे। उसने सांत्वना दी, तुम सो जाओ, सवेरे उठकर मैं उसका बंदोबस्त करता हूं। सवेरे उठकर नित्य नियम करके सेठ जी ने एक पत्र लिखा, और पत्र के अंदर स्पष्ट लिखा कि जो व्यक्ति ये पत्र लेके आ रहा है, इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, और तुम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सवाल किए, जैसे ही ये पत्र मैं इसी के हाथ भेज रहा हूं, इसकी गर्दन धड़ से अलग कर देना और उसकी गर्दन मेरे पास वापस भेजना, ये मेरा हुक्म है। चिट्ठी पैक की, उसके ऊपर ठप्पा मारा अपना, और बड़े मुनीम को लाकर दिया, जो कि राजकुमार, के जाओ और आज ये लेटर आवश्यक है, इसलिए दूसरे को किसी को नहीं देकर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, तुम जाओ और ये लेटर
जल्लाद जो है उसके ऊपर वाले बॉस को दे के आओ। उसने कहा ठीक है, कुछ जरूरी काम होगा। अब सेठ के मन की तो बात उन्हें नहीं मालूम। आखिर जो जेल में रहते थे उन कर्मचारियों को सजा देने का काम इस व्यक्ति के हाथ में था। ये जेलरों का भी देखरेख करने वाला सुप्रिटेंडेंट जैसा पद के ऊपर अधिष्ठित था, और सेठ की बात भी इसको मानने के लिए राजा ने कह रखा था, राजा जिस किसी को जेल में भेजे तो रख लेना, क्योंकि राजा ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ बढ़ाकर अपनी प्रजा में भय दूर करना चाहता था, सुख शांति व्याप्त रहे, ये कोशिश राजा की रहती थी। इसलिए राजा ने इस सेठ को भी काफी कुछ अधिकार दे दिए थे। इधर बग्गी सजा दी गई और बड़े मुनि मतलब राजकुमार दुकान सब शुरू करके सबको अपनी अपनी हिदायत देकर, सेठ तो शाम को आने वाले थे, ये मुनिम भी जो सेठानी के साथ जिसने कुकर्म किया था और व्यभिचार के अंदर लिप्त था, ये भी अभी तक आया नहीं था, क्योंकि उसी नगर में राजभवन के रास्ते पर ही दूसरे सेठ की लड़की की शादी थी, विवाह थी, और उसने सबको आमंत्रित किया था भोजन के लिए। तो सेठ को भी उनके मुनिम लोगों के साथ और सेठ को भी आमंत्रित किया हुआ था। इधर उसी समय ये बग्गी के ऊपर बैठकर जाने लगे। अचानक बग्गी को आते देख सेठ बाहर ही सभी का स्वागत करने के लिए तत्पर थे। कहा कि आप कहाँ जा रहे हो? बस तुरंत ये चिट्ठी दे के आता हूं, इस तरह से सेठ ने भेजा है, तो ये चिट्ठी देने को जाना बहुत जरूरी है। अरे नहीं, ये चिट्ठी तो बाद में दी जाएंगी, पहले खाने का समय हो गया है, 12 बजने आई हैं और आप पहले खाना खा लो, उसके बाद आप चले जाना। और आप क्यों जाते हो? कोई भी दे देगा ना, ये आपका मुनीम इधर ही है, सवेरे से ये पहुंचा देगा, आप क्यों चिंता करते हो? और इसका खाना भी हो चुका है, आप आराम से आइए। क्योंकि बड़े मुनीम जी और उनका वर्चस्व सबको मालूम था, और इसने भी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा। उसने वो चिट्ठी लिया और कहा कि मैं देख के आता हूं ना, जब हुजूर सेवक हाजिर है तो आप क्यों जा रहे हो, ये काम मुझे सौंप दो। लिया चिट्ठी और बग्गी में पीछे बैठ गया। बग्गी चालक फटाफट सुप्रिटेंडेंट के पास पहुंच गया और कहा कि सेठ जी ने चिट्ठी दी है। उसने कहा ठीक है। खोला चिट्ठी, जो व्यक्ति आपके पास ये चिट्ठी लेकर आ रहा है उसका सर धड़ से अलग कर दो। तुरंत उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इसको गिरफ्तार कर लो। इसने कहा मेरी सजा क्या, कुछ मत बोलो तुम। और 1 सेकंड के अंदर जल्लाद को बुलाकर उसका धड़ कलम कर दिया, सर से अलग कर दिया। पैक करके थाली में रख के वापस सेठ जी के लिए उस गाड़ीवान को कहा कि सर सेठ को दे दो। गाड़ीवान बेचारा बग्गी अपनी चलाते हुए उधर से ही वापस निकला। सेठ जी का खाना हो चुका था, राजकुमार का खाना हो चुका था। सेठ ने भी भाव भीनी उनका स्वागत सम्मान किया था और रवाना होने लगे। तो बग्गी वाला बोला कि सुप्रिटेंडेंट ने तो एक सर दिया है, क्या करूं अब? कि कोई बात नहीं, उसको लपेटे ही रहने दो। एकदम राजकुमार समझ गया, आज यदि समय पर भोजन करो ये बात मुझे याद नहीं आती, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर जो मैंने खरीदी थी, सेठ ने तो मेरा काम तमाम ही कर दिया होता। आया और कहा कि सेठ जी, सुप्रिटेंडेंट जो है जेलर, उसने आपके पास ये भेजा है। सेठ देखते ही रह गए, क्या हुआ? और फिर इसने किसका सर काटा है? देखा तो छोटा मुनि। पर ये क्यों, इसका सर क्यों काट दिया गया? राजकुमार ने पूछा। ऊपर वाले के यहां पर देर है अंधेर नहीं है। राजकुमार तो सब कुछ समझ गए थे, जरूर ये चाल चली होगी इन्होंने
तो सेठ ने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऊपर वाले क्या दे रहे अंधेर नहीं है कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा और बोलने से कुछ फायदा भी नहीं। उसी समय सेठ जाते हैं अपने पत्नी के पास, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ तो लोचा हुआ है, और पत्नी के पास जाते ही उसको डराते धमकाते, सच सच बताओ मुझे सब पता चल गया, झूठी उन्होंने बोला कि आखिर तुमने कौन सा अपराध किया, वरना आज तुम्हारा भी धड़ से मैं सर अलग कर दूंगा, देखो ये क्या है। घबरा गई और सब कुछ अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि इसके साथ मेरा कई वर्षों से था। और मुनीम जी आए थे, उन्होंने अपनी शॉल डाल दी और मैंने उल्टा उन्हें ही दोषी ठहराने के लिए आपके सामने सारा क्रिया चरित्र रचा। सेठ को बड़ा गुस्सा आया, वापस आए दुकान पे और माफी मांगने लगे। राजकुमार ने कहा माफी मत मांगिए, पर आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे एक बार भी आपने मुझ पर विश्वास करके पूछा तक नहीं कि तुम्हारी गलती क्या है, और तुमने रानी सेठानी उसका सुनकर मेरी ही जान लेने की ठान ली। मुझे 3 लाख के अंदर 3 सबक सीखने को मिले थे, 3 ज्ञान की बातें सीखने को मिली थी। उसमें तीसरी बात यही है कि जो कान का कच्चा है ऐसे व्यक्ति के पास नौकरी मत करना। और मैं जयराम जी की आपके यहां नहीं रुक सकता। सेठ पश्चाताप करने लगा, कुछ दिन तो रुक जाओ, पर ये नहीं माना। उसने अपनी सारी वस्तु स्थिति सेठ के सामने रखी कि मैं राजकुमार हूं और इसी कारण से मैंने विद्याओं को प्राप्त करने के लिए मुंह मांगा लोगों को लुटाता रहा। मेरे पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, पर मां ने उन लड्डुओं के अंदर स्वर्ण मुद्राएं और हीरे जवाहरात डाले थे 1-1 लाख रुपए के, उससे भी मैंने आप ही के नगर में 3 ज्ञान की बातें सीख ली, और वही 3 ज्ञान की बातें आज मेरी जान बचा पाई है। और सचमुच में विद्या जो ग्रहण की है उसे आत्मसात यदि व्यक्ति कर लेता है ना, तो जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाता है। मैंने मरते दम तक भी अब आपको ही पता चल गया कि आपकी सेठानी कैसी है। मेरे मुंह से मैं कह रहे कि अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहता था, पर वो विद्या भी मैंने लाख रुपए दे के सीखी थी, तो मैं क्यों अपना मुंह बताऊं। परिणाम जो होगा आपके सामने है। मैंने तो उनके व्यभिचार को ढकने के लिए, पर्दा डालने के लिए अपनी शॉल डाल दी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ही आ जाएगी। पर उस ऊपर वाले का शुक्रगुजार करता हूं, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी सुनाने के पीछे आशय ये है कि जिंदगी के अंदर जो कुछ हम सीखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उसे आत्मसात करो। जिस दिन से हमने आत्मसात करना शुरू कर दिया ना, हमारी जिंदगी सफल एवं सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए।